सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपको पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दिलवाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको हर कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आइए इसी क्रम में कार्यक्रम के शुरुआत में देखते हैं खबरें खेती की। केंद्र धुरी सिंचाई पद्धति से अधिक उत्पादन, थार परकर गाय की नस्ल सुधार कार्यक्रम और एनएससी द्वारा रिकॉर्ड रबी बीज उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य फार्म एवं राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों के लिए उन्नत बीज उत्पादन में केंद्र धुरी सिंचाई पद्धति से अधिक उत्पादन लेने की ओर अग्रसर है। पेश है ये रिपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री का नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसको भली भांति चरितार्थ कर रहा है केंद्रीय राज्य फार्म एवं राष्ट्रीय बीज निगम। यह एक ऐसी तकनीकी द्वारा तैयार की गई केंद्र धुरी सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा कई हेक्टेयर क्षेत्र को एक साथ कृत्रिम बारिश द्वारा फसलों को तैयार किया जा रहा है। एक और अधिक इस प्रणाली की सफलता को लेकर निगम ने अपने तीनों फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर राजस्थान में पिछले दिनों भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री एस.के. पटनायक ने उपरोक्त तीनों फार्मों पर केंद्र धुरी सिंचाई पद्धति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों फार्मों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आह्वान किया कि यही देश की सच्ची सेवा है जो आप देश के अन्न भंडारण को भरने के लिए सभी फसलों की बीज तैयार कर रहे हैं। इस अवसर पर कृषि सचिव ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए कहा, मैं तो अत्यंत इनका कार्रवाई देखे बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि बीज निगम ने पहले बार ये केंद्रीय धुरी निगम धुरी पद्धति के माध्यम से इतना बड़ा जो हमारा सिंचाई व्यवस्था किया गया, उसको देख के मुझे बड़ी खुशी आ रही है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बड़े बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कैसे कम पानी में ज़्यादा ज़मीन का सिंचाई किया जा सकता है, इसके लिए हम सोच रहे हैं। इसके अलावा ये सिंचाई का जो साधन है, इसमें जितना कॉस्ट लगता है वो बहुत कम है। करीब 40,000 रुपये में 1 एकड़ का सिंचाई की व्यवस्था होता है। साधारण हम ट्रेडिशनल व्यवस्था में इससे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। इस माध्यम से हमारा सिंचाई का खर्चा भी कम हो सकता है। ये हर किसान हर प्रांतों में इसको अडॉप्ट करें, ये हम चाहते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी गायों की नस्ल सुधार एवं गुणवत्ता युक्त दूध उत्पादन हेतु कार्य प्रगति पकड़ने लगा है। देसी गाय हमारे देश में प्राचीन काल से आर्थिक समृद्धि का प्रतीक रही है। इन देसी गायों की नस्ल में कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इनकी नस्ल सुधार एवं जनसंख्या वृद्धि के विशेष प्रयास शुरू कर दिए हैं। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कार्य कर रहा है, जहां पर राजस्थान नस्ल की देसी गाय थार पारकर पर कार्य चल रहा है। इस संस्थान के वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर संतोष एम ने इस नस्ल के बारे में हमें बताया। ये सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म क्षेत्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र सूरतगढ़ है। यहाँ पे थारपारकर ब्रीड की जो कैटल की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलता है। ये जो ब्रीड राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर एरिया में जो पाया जाता है जानवर, इसके कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग सूरतगढ़ में ये फार्म एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पे 500 के करीब जानवर थारपारकर के शुद्ध नस्ल के ब्रीड यहाँ पे कंसर्व कर लेते हैं। ये ब्रीड राजस्थान के इस हॉट इलाके में, गर्म इलाके में बिल्कुल इसको प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हीट रेसिस्टेंट, हीट टॉलरेंट और डिसीज़ रेसिस्टेंट ब्रीड माना जाता है। यहाँ पे हम लोग शुद्ध नस्ल के ब्रीडिंग बुल को प्रोड्यूस करके किसानों के लिए दिया जाता है और यहाँ पे ब्रीड की इम्प्रूवमेंट की भी प्रोग्राम किया जाता है। ये फार्म ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इसकी जो प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन करने के लिए एस्टैब्लिश किया है। गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है कि उन फसलों के बीज उन्नतशील हों।
रबी मौसम की मुख्य फसलें हैं जिनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, तोरिया आदि प्रमुख हैं। इन फसलों के बीजों का राष्ट्रीय बीज निगम सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहा है। बीज हमारे कृषि उत्पादन का मूल आधार है। अच्छे बीजों द्वारा ही भरपूर पैदावार ली जा सकती है। केंद्रीय राज्य फार्म एवं राष्ट्रीय बीज निगम इस ओर प्रयासरत है। इस बार रबी फसलों के बीजों के उत्पादन के बारे में हमारे संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार गौड़ ने बताया। इस वर्ष रबी की फसल हमारी काफ़ी अच्छी है। बरसात न होने के बावजूद भी फार्म के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और उससे फसल जो इस समय मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा उत्पादन आएगा और गत वर्षों के तुलना में इस समय सर्वोत्तम जो उत्पादन है आने की संभावना है। हमारे जो सूरतगढ़ सरदारगढ़ फार्म है उसमें लगभग 4,500 हेक्टेयर में बुआई का काम हुआ है और लगभग 3,000 हेक्टेयर में जैतसर फार्म में बुआई का काम हुआ है। सरदारगढ़ फार्म में भी सब्जियों का उत्पादन पे इस बार हमने मुख्य ध्यान दिया है। उसके साथ साथ मुख्य रूप से जो दलहन है उसमें चने के उत्पादन अच्छे आने की संभावना है। इस बार जो तिलहन की फसल है उसमें जो तोरिया लिया गया है और सरसों लिया गया है और दोनों फसलें पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी उत्पादन दे रही हैं। जैतसर फार्म में मुख्य रूप से तोरिया और जो हमारी मस्टर्ड है इसका उत्पादन हुआ है। थोड़ा फसल देर से पक रही है लेकिन इसका उत्पादन मेरे ख्याल से ये इस आज तक का सबसे ऊंचा उत्पादन आने की संभावना है। खेती किसानी में मौसम की भूमिका काफी अहम हो जाती है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए मौसम का पूर्व अनुमान की जानकारी काफी जरूरी हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन तो बढ़े साथ ही कृषि भी सरल हो जाए। तो आइए देखते हैं मौसम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में मौसम खुशगवार रहेगा। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु व केरला के कुछ भागों में बारिश की संभावना है। देश के मैदानी भागों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम संतुलित आहार लेते हैं, उसी प्रकार से पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके वृद्धि विकास के साथ साथ दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे हम चारे और दाने के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। पशु हमारे आर्थिक व्यवस्था का आधार बन गए हैं, इसलिए इनको बीमारी से बचाना भी आवश्यक है ताकि ये हमें स्वस्थ दूध उत्पादन देते रहें। पशुओं में होने वाली आम बीमारियों और उनसे बचाव के लिए क्या कुछ करें, आइए लेते हैं इसी विषय पर ये खास जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, मैं पशु चिकित्सालय आंतरी में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पशुओं में होने वाली बीमारी तथा उनका प्रबंधन कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
आजकल देखा जाता है कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और किसान भाइयों बहुत शिकायतें लेके आते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले तो किसान भाइयों ये पशुओं में होने वाली बीमारी के बारे में जानें। पशुओं में होने वाली बीमारी मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहले है जीवाणु से, विषाणु से, परजीवी से और प्रोटोजोआ से। जीवाणु से होने वाली बीमारी बहुत प्रकार की हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले उनके बारे में समझें। जीवाणु से होने वाली बीमारी एक बहुत भयानक बीमारी जो पशुओं में आमतौर देखी जाती है, इसको कहते हैं थनैला रोग। थनैला रोग बहुत भयानक रोग होता है। एक बार यदि जो रोग हो जाए तो मैं समझता हूं कि उनका थन, जो जानवर का थन होता है, वो तकरीबन 90% तक खराब हो जाता है और डॉक्टर कितना भी इलाज कर ले, यदि एक बार क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है तो फिर वो असंभव हो जाता है। क्यों ना इस बीमारी को रोका जाए। बीमारी होने के बाद इसका इलाज कराना तो एक आम बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को होने से रोका जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम एक ऐसा देखा जाता है कि आमतः है कि सारे पशुओं में ये रोग सब क्लिनिक कंडीशन में होता ही है। माने ये पहले से ये रोग बना होता है। चूँकि उस जानवर की जो प्रतिरोध क्षमता जैसे ही कम होती है तो ये रोग अपना प्रमुख रूप दिखाने लगता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करें? ये प्रथम हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सबसे प्रथम है हमारी साफ़ सफाई। यदि हम जानवर जहाँ बांधते हैं उसका दूध दोहन करते हैं, यदि उस जगह को हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो हम तकरीबन 50-60% इस रोग से निजात पा सकते हैं। दूसरा है पशुओं में जो प्रतिरोध क्षमता की कमी होती है उसको हम बढ़ाएं। इसको कैसे बढ़ाएं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन्स, मिनरल्स और जो पशुओं में जो बहुतायत मात्रा में जो मिनरल्स, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकलता है। यदि पशुओं में कैल्शियम की कमी रहती है या फॉस्फोरस की कमी रहती है और बहुत सारे छोटे छोटे खनिज लवण होते हैं, उनकी कमी रहती है, तो क्या होता है जो पशुओं की जो थन की जो लाइनिंग होती है, जिससे दूध धोने के बाद नॉर्मली थन की लाइनिंग क्या होती है, डैमेज हो जाती है और थन का जो छिद्र होता है, दूध धोने का जो छिद्र होता है, वो तकरीबन 1 से 1 घंटे तक खुला रहता है। इस बीच क्या होता है कि जैसे हमने आज पशु का दूध धोया तो उस दूध धोने के 1 से 1.5 घंटे तक वो थन का जो छिद्र होता है वो खुला होता है। तो जब पशु का दूध निकलता है तो पशु कमजोरी महसूस करता है, उसका फ्रक्टोज, ग्लूकोज निकलता है, दूध में कैल्शियम निकलता है, तो वो थकान महसूस करता है, तो बैठना चाहता है। जैसे पशु बैठता है तो जिस जगह बैठता है, यदि वो जगह गंदी है तो वहाँ से जीवाणु उसके अंदर प्रवेश करते हैं और जीवाणु अपना एक लोकलाइज्ड साइट बना लेते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं और फिर वो धीमे धीमे से अपना इन्फेक्शन पैदा करते हैं। फिर होता क्या है कि जो उसका जो दूध है उसमें दूध गाढ़ा और छिछड़े उसमें आना चालू हो जाते हैं, पानी आना, पीला होना, लाल होना, ये बहुत आम बात है। फिर किसान भाई तब तक बहुत समय लग चुका होता है, फिर किसान भाई बताते हैं डॉक्टर को, तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ना हम इसको पहले से ही रोकें। हम ये करें कि सर्वप्रथम जब हम पशु को जहाँ बांधें वहाँ साफ़ सफाई रखें। दूसरा, एक लाल दवा करके आती है KMNO4, उसका 1% सॉल्यूशन का छिड़काव करें और हम अपने हाथ भी डेटॉल साबुन या सेवलॉन से धोएं, अपने नाखून को साफ़ करें। पशु धोने से पहले उनके जो थनों को हम बहुत बारीकी से धोएं, उनको डेटॉल साबुन से धोएं और KMNO4 जो दवा है, लाल दवा, उसका छिड़काव करें और अपने हाथ भी उससे धोएं। उसके बाद हम उसको टॉवल से, साफ तौलिया से उसको वाइप करें, उसको पोंछें। उसके बाद हम थन का धोना चालू करें। दूध धोने के बाद फिर अगेन हम यही प्रक्रिया दोबारा अपनाएं और फिर हम देखेंगे कि पशु को जहाँ जिस जगह बंधा है उसको साफ से रखेंगे और पशु को दूसरी जगह हम उसको बांधेंगे। दूसरी बात इसमें आती है, जो पशु का जो पिछला हिस्सा होता है और थन का हिस्सा, ये दोनों ही इससे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होता है कि पशु का जो पिछला हिस्सा होता है, इसको हम बच्चा दानी उसमें अंदर होती है, इसमें बच्चा रहता है। होता क्या है, जब तक पशु के पेट में बच्चा होता है तब तक कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही एडवांस पार्चुरेशन के समय, मतलब जब ब्याने के समय उसके क्या होता है कि उसकी प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है। तो क्या होता है, एकदम जो उसका इम्यूनोग्लोबिन जो प्रतिरोध क्षमता है एकदम कम होती है। उस कारण से होता क्या है कि पशु अपने को कमज़ोर महसूस करता है और जो भी वहाँ पर जीवाणु हैं, विषाणु हैं, परजीवी हैं, सब उस समय अटैक करना चालू कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि
परजीवी के हिसाब से यदि हम पशुओं को, जो पशु हमारे ज्ञावन हैं, ज्ञावन के समय उनको यदि हम परजीवी को मारने की दवा दें, जिसको हम कृमिनाशक दवा कहते हैं, उनको हर 3 या 4 महीने में ये दवा देना ही चाहिए। खासकर जो पशु ज्ञावन है उनको ज़रूर देना चाहिए। एडवांस प्रेगनेंसी में दवा देना ही चाहिए। होता क्या है कि पशु के पेट में जब कीड़े होते हैं तो पशु के पेट में कीड़े भी हैं और पशु के पेट में बच्चा भी। धीमे धीमे एक बहुत आम सामान्य बातों में समझें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पशु का काफ बढ़ता है, वैसे वैसे कीड़े भी अपने अपने आगे बढ़ते रहते हैं और उसका ब्लड सकिंग करते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं। होता क्या है कि जब एडवांस स्टेज, जब पार्चुरेशन के समय, जब पशु ज्ञावन की अवस्था में होता है और लास्ट में जब पार्चुरेशन के समय क्या होता है कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो कीड़े बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और कुछ कीड़े के अंडे पशु के बच्चे के अंदर भी पहुंच जाते हैं। इस कारण से होता क्या है कि पशु खुद भी कमज़ोर महसूस करता है और जो इम्पोर्टेंट मिनरल और विटामिन्स होते हैं वो सब कीड़े खा जाते हैं। पशुओं को जो मिलने वाली चीज़ है वो नहीं मिल पाती। और कई बार ये देखा जाता है कि पशु में जो उसकी बच्चादानी है उसको क्या ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स। इस कारण से उसकी जो दीवार है, उसकी जो वॉल है वो बहुत मजबूत बनती है, इससे बच्चा ठहरता है। अब अगर बच्चादानी ही हमारे पशु की कमज़ोर होगी तो क्या होगा, बच्चा फिक जाएगा। और तब कहते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर या जो अंतिम 3 महीने में एबॉर्शन हो गया, या शुरू के 3 महीने में एबॉर्शन हो गया, या बीच के 3 महीने में एबॉर्शन हो गया, ये बहुत आम बात है। और उसके बाद बच्चा होने के बाद जो उसकी जेर है, पशु जेर देर से गिराता है। इस कारण से क्या होता है, इन्फेक्शन, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और उससे होता क्या है कि मेट्राइटिस नाम की बीमारी पैदा हो जाती है। धीमे धीमे पायोमेट्रा पस बनने लगता है और वही पस का जो लाइनिंग है वो धीमे धीमे जब दूध धोने के बाद जो टीट का जो छिद्र मैंने बताया था जो खुला रहता है, वहाँ जब लाइनिंग पहुँचती है तो फिर वो अगेन एक नई डिसीज़ पैदा कर दी, इसको हम थनैला रोग कहते हैं। माने जो पिछला हिस्सा है और थन का हिस्सा, दोनों हिस्से आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लिंक है। तो हमें जानना चाहिए कि यदि हम इन 2 हिस्सों को थोड़ा ध्यान से देखें और ध्यान से उनका हम उपाय करें तो हम काफ़ी हद तक बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जहाँ भी हम पशु को, हम आपको बता रहे थे कि हम 1% KMNO4 का जो सॉल्यूशन बनाए, तकरीबन 1 लीटर पानी में हम 1 ग्राम KMNO4 1 चुटकी डाल दें और उसको घोल के उसको छिड़काव करें और पशु का जो थन का सफाई करें और फिर पशु को धोएं, जो हमने बताया। दूसरा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि विषाणु रोग भी बहुत भयानक रोग हैं और ये नॉर्मल देखा जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, केवल ही वैक्सीनेशन ही एक आम चीज़ है इसके लिए, रोकने के लिए। होता क्या है विषाणु रोग, इसमें बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे FMD, मुखपका और खुरपका। ये रोग बहुत ही बेकार रोग है। इसमें पशु की मृत्यु तो कम होती है लेकिन पशु की जो उत्पादन क्षमता बहुत 100% तक कम हो जाती है। मृत्यु इस रोग में नहीं होती लेकिन उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। होता क्या है इस रोग में, ये रोग किससे फैलता है, इसके कारण क्या है और ये रोगों से कैसे बचाव किया जाए। मुखपका खुरपका रोग, ये रोग के लक्षण क्या हैं, ये पहले हम बताना चाहेंगे। ये रोग एक विषाणु होता है, इसको एफ्था वायरस कहते हैं, उससे फैलता है। ये रोग करता क्या है, इसके लक्षण क्या है। ये एक वायरस है जो कि पशु के मुंह में जो वेसिकल्स होते हैं उनको मतलब इनलार्ज कर देता है और जो खुर है उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो पशु लंगड़ा हो जाता है और चारा दाना छोड़ देता है, पानी पीना ही बंद कर देता है, उसके मुंह में दर्द होता है। एक बहुत सिंपल सी भाषा में समझें इसको कि पशु दाना चारा छोड़ देता है, पशु चलने में कठिनाई पैदा होता है। तो जब दाना चारा छोड़ देगा तो पशु का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अब इस रोग से बचाव कैसे किया जाए। अब ये पहले तो इस रोग के बचाव का है, सबसे पहला है टीकाकरण, FMD। ये साल में 2 बार लगाया जाता है। इसको सितंबर से अक्टूबर के महीने में और मार्च से अप्रैल के महीने में ये लगाना बहुत अनिवार्य होता है। टीकाकरण है 2 ml टीका उसके मांस में लगाया जाता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टीके हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो ट्रायोवेक टीका है वो 2 ml उसके पशुओं के गर्दन में डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अब इसको रोकने के लिए क्या करें, हम 1% सोल्यूशन बनाएं KMNO4 का, उसका छिड़काव करें। उससे क्या होता है 90% जो वायरस हैं वो डेथ हो सकते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट है उसका 2% सोल्यूशन बनाते हैं, उससे भी ये छिड़काव करें तो भी हम इसको
रोक सकते हैं। दूसरा है कि 1% KMNO4 और बोरोग्लिसरीन से लेकर के उसके मुंह को साफ़ करें, उसको धोएं। इस कारण से जो छाले का जो दर्द है वो कम हो जाता है। और 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उसके हम जो खुर को धोएं तो काफ़ी हद तक उसको आराम मिलता है। ये है इस रोग के बचाने का टगाव। दूसरा रोग है जो कि जीवाणु से फैलता है, ये बहुत बेकार रोग है, इसको कहते हैं HS गल घोंटू। इसका भी इस रोग का भी कोई इलाज नहीं है, केवल टीका इसका इलाज है। एक नॉर्मल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रोग का मुख्य इलाज है टीका। HS का टीका आता है। ये रोग जीवाणु से होता है। ये जीवाणु पास्टुला मल्टोसडा के नामक जीवाणु से होता है। ये गर्दन को बहुत सूजा देता है, गर्दन में बहुत सूजन आती है और घर घर की आवाज़ आती है। ये पशुपालक और 24 घंटे के अंदर इस पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपालक को तुरंत ही इसमें जागरूकता लाना चाहिए कि जैसे ये रोग चालू हो, घर घर की आवाज़ आए, तुरंत डॉक्टर संपर्क करें और कोशिश करें कि इसके पहले ही जो पशु स्वस्थ हैं उन सब में टीका लगवा लें। इसका टीका भी जब बिफोर रेनी सीजन, मतलब बरसात से पहले इसका टीका लगना चाहिए। फिर है BQ। ये रोग भी बहुत बेकार रोग है। इसको हम पशु को तड़पन क्या कहते हैं। उसके जो पैर हैं, पैर की मसल्स है वो तड़कती है और करकट की आवाज़ आती है। इसका भी टीका लगाया जाता है। HS और BQ का टीका 5-5 ml सब कट लगाया जाता है। फिर दूसरी बात हम बताना चाह रहे हैं परजीवी। परजीवी के जो है वो क्या है, उसके लिए हम वो कीड़े मारने की दवा है, वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। और प्रोटोजोआ में ट्रिप्नोसोमा या सर्रा जो डिसीज़ है, ये भी इनके कारण, ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। तो पशुओं को हम विशेष ध्यान रखना है कि पशु को हम जहाँ बांधें वहाँ साफ़ सफाई हो। फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन से हम थोड़ा धुआं करें। फिर साफ़ सफाई रखें। थोड़ा चूना भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। चूना का भी हम उसकी जो नाद है जिसमें हम खाना खिलाते हैं उसमें हम पुताई करें, और आसपास की चीज़ें उनको भी हम चूने से पुताई कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जो पशु के जो बाह्य परजीवी और अंतर परजीवी, जो बाह्य परजीवी में आते हैं टिक्स और माइट्स, ये बहुत ही पशु का खून चूसते रहते हैं। और जब क्योंकि ये आपको जानकारी होना चाहिए पशुपालक भाइयों कि पशु का जो दूध है वो खून से बनता है। प्रति 500 ml दूध जब निकलता है, जब फिल्ट्रेट होता है, तब जाके 1 ml दूध का प्रोडक्शन होता है। तो चूँकि जब पशु के बाह्य परजीवी बहुत सारे उसमें होते हैं और वो जब खून चूसते हैं तो डेफिनेटली दूध की प्रोडक्शन का कमी होता है और पशु स्ट्रेस में आता है तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो पशु का प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो पशु को टिक्स को जो टिक्स हैं, बाह्य परजीवी हैं, टिक्स और माइट्स हैं, उनको मारने के लिए हम जो टिक किलर है उनको हम देते हैं, ताकि वो टिक्स मतलब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं और वो उसमें डेथ हो सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि पशु को जहाँ भी पशु को बांधें उनका जो चारा है और उसका जो पानी है साफ पानी पिलाएं और पशु के शेड की प्रतिदिन सफाई करें। और पशु को जो काफ है, काफ को हम जैसे काफ जब पैदा होता है तो 30वें दिन में जो पाइपरजिन साल्ट का, पाइपरजिन हाइड्रेट का हम उसको जो अंतर परजीवी है उनको मारने के लिए हम उनको कृमिनाशक दवाई दे सकते हैं। और जब एडवांस प्रेगनेंसी में वो दवाई दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एडवांस प्रेगनेंसी क्या होती है, जब पशु 1 महीने पहले, 51 के पहले यदि हम कृमिनाशक दवाई दें तो क्या होता है, जो पशु के जो एग्स होते हैं जो कि बच्चों में, जो उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाते हैं और वो अंडा वहीं की वहीं डेथ हो जाता है और डेफिनेटली वो उसको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि इसमें दी गई जानकारियों का आप भरपूर लाभ उठाएंगे और अन्य किसान भाइयों को भी इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएंगे। हम आपको बता दें कि गत माह अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी संबोधित किया था। कल हम आपको इसी कार्यक्रम पर एक टीवी रिपोर्ट दिखाएंगे। अब है आपसे विदा लेने का समय। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।